हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि देखिए 12th हिंदी में लगभग 35 से 40 नंबर, देखिए 100 में से 35 से 40 नंबर बिल्कुल फ्री रहते हैं और आप लोग गलती क्या करते हैं, इन्हीं को नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद में आपका परसेंटेज कम हो जाता है। तो अब की बार हमें हिंदी में, ठीक है, 100 में हमें 95 प्लस लेकर आना है। हर एक स्टूडेंट को ये लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे आपका भाई बताएगा, यानी कि मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर मैं पास हो जाऊं यही बहुत बड़ी बात है। देखिए छोटी सोच मत रखिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। हमेशा कुछ बड़ा सोचिए, समथिंग बिग, ठीक है। यू हैव टू डू समथिंग बिग। आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए सोच भी बड़ी होनी चाहिए, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। और हिंदी में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th हिंदी में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। यानी कि जो आपका गद्यांश है, पद्यांश है, हिंदी संस्कृत का जो गद्यांश है और हिंदी संस्कृत का जो पद्यांश है, ये सब किस चैप्टर से आएंगे। और लास्ट में मैं आपको हिंदी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में वो आ सकते हैं। देखिए टारगेट हमेशा बड़ा रखिए, क्योंकि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को इसी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 12 हिंदी 12 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और अब की बार हिंदी में 95 प्लस पार, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आप ला सकते हैं, यू कैन डू इट, और आप लेकर भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ ऐसी चीजें जो हिंदी में पूछी जाती हैं, कितने कितने नंबर का आता है बताइए। जैसे देखिए हिंदी गद्यांश, ठीक है, ये 10 नंबर का आता है। कलर मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। हिंदी गद्यांश जो है ये 10 नंबर का आएगा। हिंदी पद्यांश जो है ये भी 10 नंबर का आएगा। हिंदी संस्कृत का गद्यांश 7 नंबर का आएगा। हिंदी संस्कृत का पद्यांश या श्लोक 7 नंबर का आएगा और बहुविकल्पीय प्रश्न भी 10 नंबर के आएंगे। टोटल कितने नंबर हुए, 10 10 20 और 10 30 37 और 37 और 7 44 नंबर। तो 44 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से वीक स्टूडेंट भी 2022 बोर्ड में कितना लेकर आए थे, 92 93 94, ठीक है। तो आप क्यों नहीं ला सकते, ठीक है, आपको भी ईश्वर ने वैसे ही बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहले गद्यांश को देखेंगे कि हिंदी का गद्यांश इस चैप्टर से आ सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ताकि हमारा 10 नंबर क्लियर हो जाए। अब गद्यांश तो मैं पहले भी आपको सॉल्व करा चुका हूं, अब आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, गलती आपकी है, ठीक है। उसके बाद में पद्यांश देखेंगे किस चैप्टर से आ सकते हैं। हिंदी संस्कृत का गद्यांश देखेंगे किस चैप्टर से आ सकते हैं। और हिंदी संस्कृत का पद्यांश इसको देखने की जरूरत है ही नहीं, ये किस चैप्टर से आएगा, सुभाषित रत्नानी चैप्टर से, क्योंकि वही इकलौता एक ऐसा चैप्टर है हिंदी में जिसमें पद्यांश दिए गए हैं। एक आध चैप्टर है जिसमें 1-2 पद्यांश दिया गया, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी लास्ट में हम पढ़ेंगे आंसर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गद्यांश की, ठीक है, किसकी, गद्यांश की। तो हिंदी गद्यांश यहां पर कर दीजिएगा। हिंदी गद्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे गद्यांश आ सकते हैं और आपका 10 नंबर ऐसे क्लियर हो सकता है। एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी 10 नंबर देने में, ठीक है। लेकिन कुछ चैप्टर हैं उनको पढ़कर जाइएगा। सबसे पहला चैप्टर देखिए, राष्ट्र का स्वरूप, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी और उनका जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जीवन परिचय मैंने इसमें नहीं लिया है क्योंकि मैंने आपको पहले ही जीवन परिचय बता दिया कि इसका इंपॉर्टेंट है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और आपके हिंदी पद्य में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, इन सबको पढ़कर जाइएगा, ठीक है। तो हिंदी गद्यांश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि
आपके एग्जाम में गद्यांश दे दिया गया, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो यही नहीं पहचान पाते कि ये किस पार्ट से है। तो जब तक आप पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप भी नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक दो पैराग्राफ ऐसे, एक दो गद्यांश ऐसे हैं आपके हिंदी में जो इस प्रकार से हैं कि उसमें वर्ड है ही नहीं, मतलब जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो आप कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहचानने का एक ट्रिक होता है। जैसे अशोक के फूल चैप्टर है तो उसका जब गद्यांश दिया जाएगा तो उसमें या तो अशोक कहीं लिखा होगा या फिर पुष्प का वर्णन किया जाएगा, तो आप पहचान लेंगे। ऐसे राष्ट्र का स्वरूप है, इसमें पृथ्वी, जन, इन सब का वर्णन किया जाएगा, तब भी आप पहचान लेंगे। लेकिन ऐसे गद्यांश होते हैं जिनको लोग नहीं पहचान पाते। तो पहले इन चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिए। 10 नंबर क्लियर करना है तो पहले चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि चैप्टर पढ़े रहेंगे तो आप बहुत आसानी से एग्जाम में पहचान लेंगे, ठीक है। समझ में आया? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, एग्जाम आपको देना है, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा। दूसरा चैप्टर देखिए गद्य में कौन सा है, अशोक के फूल। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जीवन परिचय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया। और अशोक के फूल जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे गद्यांश आएंगे ही आएंगे। तो 40 से 45 नंबर मुफ्त में रहता है। आप लोग गलती करते हैं, पढ़ते नहीं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां पर मैं चैप्टर्स बता रहा हूं। वैसे तो रस, छंद, अलंकार ये सब भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं, लेकिन मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं क्योंकि वो चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल आते हैं। आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ना सर्च करें, बढ़िया मोबाइल ले ले भैया, देख रहे हैं बढ़िया रील, शॉर्ट, कॉमेडी। अब कॉमेडी मत देखिए, नहीं तो आप भी कॉमेडी बनकर रह जाएंगे। आप जाएंगे जो अपने आसपास तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, देखो ये 12th में था, इतना कम नंबर आया, ठीक है। तो कॉमेडी देखने में मत बिजी हो, एग्जाम के बाद आप कुछ भी देखिए, लेकिन एग्जाम से पहले जो आपके पास टाइम है उसको सोना बना दो, सोने में मत गुजारो, ठीक है। तो देखिए अशोक के फूल चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, भाषा और आधुनिकता। इसी चैप्टर में हमारा भाषा और आधुनिकता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको कैसे पहचानेंगे अगर गद्यांश आ जाए? सिंपल सा है, भाषा के बारे में कुछ ना कुछ दिया होगा उस गद्यांश में तो आप पहचान लेंगे, लेकिन कुछ गद्यांश ऐसे हैं जिसको नहीं पहचान पाएंगे, तो चैप्टर पढ़ लीजिएगा। मेरा मतलब है जो चैप्टर मैं बता रहा हूं इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके गद्यांश में मेन होता है संदर्भ। अगर संदर्भ लिख लिए तो बाकी आप बहुत आसानी से लिख देंगे। कुछ नहीं होता गद्यांश में, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर आपको गद्यांश में दिया रहेगा, वो लिख लेंगे। लेकिन मेन होता है पहचानना कि ये किस चैप्टर से है। अगर उसी में गलती कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, ये चैप्टर हमारा हो गया तीसरा। तो हिंदी गद्य में ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्लियर आपका। अगर इन 3 चैप्टर के गद्यांश पढ़कर जाएंगे ये 10 नंबर आप लेकर आएंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, कॉपी कैसे लिखते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। मैं कुछ नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि जब तक आपको टॉपर बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग हिंदी की कॉपी कैसे लिखे शुभम लेक्चरर सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपके अंदर कुछ जानने की इच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिज्ञासु बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जानने की हमेशा इच्छा रखिए, कुछ समथिंग न्यू, कुछ नया कीजिए, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए 4th नंबर। अब आते हैं हिंदी पद्य में, इसको पद्य कर दीजिएगा, ठीक है। हिंदी पद्य में आते हैं, इसमें भी 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपका जो हिंदी पद्य है 10 नंबर का पद्यांश आएगा। सेम उसी तरह पद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आपको आंसर देना होगा। अब पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है पवन दूतिका। इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। इसमें राधा जी और पवन जो है, जो वायु है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा वर्णन किया गया है। बहुत ही बढ़िया कविता है, मैंने भी पढ़ा इसको। तो पवन दूतिका चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में पद्यांश आता ही रहता है रेगुलर, हमेशा, ठीक है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये गद्यांश की तरह नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसका मीनिंग आपको नहीं बताना होगा। इसमें जब तक आप मीनिंग नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? पवन दूतिका, ठीक है। इस पूरे चैप्टर का हिंदी मीनिंग आप पढ़ लीजिए, आपको अर्थ आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? पूरे चैप्टर को पढ़िए, उसका मीनिंग पढ़िए, समझिए। चैप्टर आपको पता है तो कोई भी गद्यांश उस चैप्टर से दे दिया गया, कोई भी पद्यांश आप उसे सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट
5 नंबर ये कैकेयी का अनुताप, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कैकेयी का अनुताप, राम जी, भरत जी, इनके बारे में, कैकेयी जी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब राम जी को वनवास हो जाता है तो कैकेयी जी कैसे पछतावा कर रही हैं। ठीक है, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो जो चैप्टर मैं बता रहा हूं, अगर आप उन चैप्टर को पढ़कर जाएंगे आपका नंबर कट ही नहीं सकता। लिख कर ले लीजिए आप, ठीक है, समझ में आया? तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब मैं तो बता दूंगा, हाँ पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कुछ स्टूडेंट इतने ब्रिलियंट होंगे जो 2-4 मिनट वीडियो देखकर भाग गए होंगे। चलो छोड़ो यार, कुछ दूसरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी कुछ देखिए उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा हूं फालतू में, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं कि हाँ ये आप पढ़िए, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर 6 नंबर चैप्टर श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है श्रद्धा मनु, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़कर जाइएगा, दैट्स अ वीवीआईपी, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वीवीआई। तो इस चैप्टर को बिल्कुल से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद और भी हैं, जैसे आपका महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इन सबका जीवन परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीवन परिचय मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए एक्टिव रहता हूं और आप लोग हमारे लिए एक्टिव रहिए, ठीक है। कमेंट करके आप बता दिया कीजिए कि क्या क्या मुझे चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तभी तो मैं उस पर बना पाऊंगा, वरना मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। एक एक बच्चे के पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अपने मन की बात जो आपको थोड़ा टफ लग रहा हो मुझे बताइए, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। तो श्रद्धा मनु चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चैप्टर और है नौका विहार, नौका विहार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को भी पढ़कर जाइएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी का है शायद, तो इसको पढ़कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पद्य में कई चैप्टर है तो कुछ तो आपको पढ़ना। गीत भी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी में भी गीत है और एक महादेवी वर्मा जी का ये गीत है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी के गीत चैप्टर को भी पढ़कर जाइएगा। तो हिंदी पद्यांश में इतने चैप्टर हैं, देखते हैं आगे भी कोई चैप्टर है अब नहीं है, ठीक है। तो इतने चैप्टर हैं हिंदी पद्यांश में, अगर पढ़कर जाएंगे तो ये 10 नंबर आपके हाथों में होगा। क्योंकि देखिए हिंदी में मैंने बताया था कहानी पंचलाइट बहादुर, खंड काव्य, ठीक है, और मैंने रस छंद अलंकार बताया था, ठीक है। ये सब हमेशा आते हैं तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, ठीक है। छोटे बच्चे तो है नहीं, छोटे बच्चे हो क्या, ठीक है, डायलॉग सुना होगा। तो छोटे बच्चे तो आप है नहीं, आप बड़े हो चुके हैं, आपके अंदर इतनी माइंडसेट है कि आप समझ सकें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हिंदी में तो कुछ है ही नहीं, मैंने पहले भी बताया था। हिंदी में आप चाहे तो 100 में, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, लिखने का स्किल अच्छा है, तो 95+ आप बहुत आसानी से लेकर आएंगे, ठीक है। सिर्फ पास होना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, यू हैव टू डू समथिंग बिग, आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है। बड़ा का मतलब क्या बड़ा का मतलब अच्छा नंबर लेकर आना है, परसेंटेज अपना अच्छा करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा 20 नंबर क्लियर हो गया। गद्यांश पद्यांश मैंने बता दिया, 20 नंबर यहाँ पर क्लियर। आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो बताया नहीं, कैसे क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन तो मैं आपको बताता ही रहता हूं, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ कुछ टिप्स भी जानिए, कुछ चैप्टर भी जानिए जो इंपॉर्टेंट है, तभी तो काम बनेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी संस्कृत का गद्यांश देखते हैं, 7 नंबर का आता है। इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप लोग बताइए कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है संस्कृत भाषा या महत्वम। जो हमारी संस्कृत भाषा, इसका क्या महत्व है, संस्कृत भाषा या महत्वम, ठीक है। इसमें हमारे संस्कृत भाषा के बारे में कहा गया है, ठीक है। संस्कृत बहुत ही सरल और सुलभ है, ठीक है। देववाड़ी है, संस्कृत को देववाड़ी भी कहा गया है। तो ये चीजें हमारे हिंदी संस्कृत में, ये चैप्टर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग वीवीआई में कर दीजिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, जातक कथा। जातक कथा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पुराने जमाने की कथा है जातक कथा, ठीक है। इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। अब मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए इसमें एक पद्यांश भी है छोटा सा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पद्यांश में एक चैप्टर ही है सुभाषित रत्नानी, लेकिन एक आध चैप्टर ऐसे हैं जिसके नीचे एक पद्यांश दिया गया है, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वो श्लोक पढ़कर जाइएगा। तो ये देखिए जातक कथा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए एक चैप्टर और है सुभाषित रत्नानी।
रत्नानि, पद्यांश में आ जाते हैं सुभाषित रत्नानि। अब ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिससे जो हमारा पद्यांश है 7 नंबर का, जो हिंदी संस्कृत का पद्यांश है वो हमेशा आता रहता है। ये चैप्टर लिख कर ले लीजिए। अगर इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं उसका हिंदी मीनिंग आपने पढ़ लिया तो लो भैया 7 नंबर आपको कहीं जाने वाला ही नहीं है। अब ये जानकर भी आप ना पढ़ें तो प्रॉब्लम आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड है कि कैसे आप पढ़ रहे हैं। मैंने बता दिया कि पद्यांश इसी चैप्टर से आएगा क्योंकि इकलौता यही चैप्टर है इंपॉर्टेंट। अब आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं घर पर आकर किसी के नहीं देखूंगा, मैं यहां से बता रहा हूं, आप लोग हमसे कनेक्ट हैं, ठीक है। आप लोग हमसे जो कनेक्ट हैं उसका आप सही यूज कर रहे हैं या गलत यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं या नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप धोखा देंगे तो खुद को धोखा देंगे, हमें नहीं देंगे, हम तो बताकर चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के, ये गाना सुना होगा आपने। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर महामना मालविया। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मालविया जी हैं, महामना मालविया जी हैं, उनके लिए ये चैप्टर है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये हमारे हिंदी संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर से थे जिसमें हिंदी संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। 14 नंबर आपका ऐसे लिखा रहता है, लेकिन सही से ना पढ़ने के कारण गलती हो जाती है आप लोगों से और आप लोग का नंबर कम हो जाता है। अब जो चैप्टर मैंने इसमें नहीं बताया, चाहे वो हिंदी गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग उनको ना पढ़े, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी जो मैंने छोड़ दिया है, टाइम है, आप उसको भी पढ़िए, क्योंकि जो टॉपर बनना चाहते हैं उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये तो कमजोर छात्र के लिए है ये सब चैप्टर, ठीक है, सभी के लिए है, लेकिन कमजोर छात्र के लिए मेनली है। जो बहुत कम तैयारी किए हैं, अब उनके पास समय नहीं है, वो कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो उनका एक आइडिया मैंने दिया है कि लो भैया मैं अभी आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा महामना मालवीय। अब चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा, ठीक है, उसके लास्ट में मैं आपको हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बताऊंगा, क्योंकि हिंदी के जो भूविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के आते हैं। तो 10 नंबर अगर हमें प्राप्त करना है, 10 नंबर अगर आपको चाहिए तो फ्री में नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, क्योंकि हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन फिक्स नहीं है कि हाँ ये पढ़ लीजिए 10 नंबर ले जाइए। ये तो मैं भी नहीं बता सकता, ठीक है, कि हाँ यही पढ़ने से आपके 10 नंबर आ जाएंगे। तो देखिए हिंदी के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न मैं इसमें बता दे रहा हूं, क्योंकि लास्ट में ऐड कर दूंगा तो थोड़ा आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको इसमें बता चुका हूं, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, संत काव्य धारा के कवि नहीं है, इसमें से कौन से कवि हैं जो संत काव्य धारा के नहीं हैं, बताइए। का है कबीर, खा है रैदास, गा है कुतुबन और घा है दादू दयाल। तो देखो जो कुतुबन जी हैं ये संत काव्य धारा के कवि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर लिखना होगा, बस हो गया, ठीक है। कॉपी कैसे लिखे उसमें मैंने पहले ही बता दिया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये भी हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हालावाद के प्रवर्तक थे, कौन थे हालावाद के प्रवर्तक? का है गे, खा है हरिवंश राय बच्चन, गा है रघुवीर सहाय और घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, हरिवंश राय बच्चन। देखिए हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी थे। देखिए क्वेश्चन तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सब इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 10-15 क्वेश्चन पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। अगर 10 नंबर लाना है तो कम से कम 100-200 क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आदिकाल की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो आदिकाल की है? अब आप नाम सुनकर ही समझ गए होंगे। देखिए का है अखरावट, खा है खुमान रासो, गा है छत्रसाल दशक और घा है दीप शिखा। तो खुमान रासो ये आदिकाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, ये सब आदिकाल की रचनाएं हैं, ठीक है। जहां रासो दिखे वहां पर समझ लीजिए आदिकाल की है वो, ठीक है। हमेशा नहीं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? इसमें से कौन सा महाकाव्य भक्ति काल का है, बताइए बताइए आप लोग, कौन सा होगा? सिंपल सा है, का है साकेत, खा है विनय पत्रिका, गा है कामायनी और घा है पृथ्वीराज रासो। तो इसका राइट आंसर होगा खा, विनय पत्रिका, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ये भक्ति काल के कवि थे और ये जो महाकाव्य है ये भक्ति काल का है,
क्योंकि वो भक्तिकाल के कवि थे, तो इनका महाकाव्य भक्तिकाल का ही होगा, आदिकाल का तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो भूषण जी की नहीं है? ठीक है, का है शिवा बावनी, खा है छत्रसाल दशक, गा है शिवराज भूषण, घा है रामचंद्रिका। तो देखिए जो रामचंद्रिका है ये भूषण जी की रचना नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर घा राइट होगा। हो गया, समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं लग रही आप लोगों को? सोइएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो सोएगा वही खोएगा। ठीक है, समझ में? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुमित्रा नंदन पंत की सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उनकी किस कृत पर मिला? यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला उनकी किस रचना पर? किस रचना पर उन्हें यह पुरस्कार दिया गया? का है कला और बूढ़ा चांद पर, खा है लोकायतन पर, गा है चिदंबरा पर और घा है स्वर्ण किरण पर। तो देखिए लोकायतन पर, सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो 6 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर, भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा से कवि हैं? भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है बताइए? तो का है कुंभन दास, खा है दादू दयाल, गा है मंझन और घा है नंददास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा मंझन। देखिए इसमें से भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि जो है वो मंझन जी हैं। मंजन मत समझिएगा, मंझन। ठीक है, समझ में आया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, राइट आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, बस हो गया, एग्जाम देकर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, इतना जल्दी तो सब हो नहीं जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कवि रीत मुक्त काव्य धारा का है? इसमें से कौन सा कवि है जो रीत मुक्त काव्य धारा का है? ठीक है, देखिए का है चिंतामणि, खा है केशवदास, गा है ठाकुर, घा है देव। तो ठाकुर है, निम्नलिखित में से जो ठाकुर है वो रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ये देव का मतलब क्या? धड़कन फिल्म वाले देव नहीं है ये। ठीक है, ये क्या है? इनका नाम है, ये कवि है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट, विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? ये किस भाषा में इसकी रचना की गई है? ठीक है, अभी मैंने बताया था भक्तिकाल का महाकाव्य। तो देखिए का है अवधी, खा है भोजपुरी, गा है ब्रज, खा है खड़ी बोली। तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो 9 का गा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आप गलती से भोजपुरी मत मार दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? ये ब्रज भाषा में लिखा गया। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए आखिरी कलाम किसकी काव्य रचना है? आखिरी कलाम जो है ये किसकी काव्य रचना है? का है प्रेमघन, खा है बिहारी, गा है बोधा, घा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए आखिरी कलाम जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। बस हो गया। अब तो मैं तो सीधे सीधे ऐसे बताते जा रहा हूं, अब आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगा क्योंकि बताना मेरा काम है और पढ़ना आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसमें से कौन से कवि हैं जो रीत मुक्त काव्य धारा के हैं? का है घनानंद, खा है बिहारी, गा है बोधा, घा है आलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा बिहारी। देखिए इसमें से जो बिहारी जी हैं वो रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिएगा, मैं बताते चलो, आप लोग नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट है, किस कवि का जन्म वसुआ गोविंदपुर में हुआ था? बताइए इसमें से कौन से कवि हैं जिनका जन्म वसुआ गोविंदपुर में हुआ था? अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे नहीं पता। ठीक है, क्यों नहीं पता? देखिए ये आपके इसमें चैप्टर नहीं होगा, इसीलिए का है रत्नाकर, खा है सूरदास का, गा है रामधारी सिंह दिनकर का, घा है बिहारी का। तो बिहारी जी का जो जन्म है वो वसुआ गोविंदपुर में हुआ था, तो घा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्य धारा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है? इसमें से कौन से कवि हैं जो राष्ट्रीय काव्य धारा से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं, यानी कि डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, तो इसमें से कौन से कवि हैं जो राष्ट्रीय काव्य धारा से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े? का है दिनकर, खा है मैथिली शरण के, खा है जयशंकर प्रसाद, घा है अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा अज्ञेय।
ठीक है। इसमें से जो अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, ये जो है प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय काव्य धारा से नहीं जुड़े हैं, तो घ वाला ऑप्शन राइट होगा। 14 नंबर देखते हैं क्या है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य में से कौन सा है? का है वैदेही वनवास, खा है प्रिय प्रवास, गा है साकेत, घा है कामायनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, समझ में आया। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप में ये चैप्टर भी है इनका। बताइए कौन से लेखक हैं, कौन से कवि हैं जिनकी रचना प्रिय प्रवास है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, मुझे तो पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी महादेवी की रचना है? इनमें से कौन सी रचना महादेवी जी की है? महादेवी वर्मा जी की, पूरा नाम समझ गए होंगे। ठीक है, तो का है धूप के धान, खा है चांद का मुंह टेढ़ा है, गा है सांध गीत, घा है पल्लव। तो सांध गीत इन्हीं की रचना है। इसमें से जो सांध गीत है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। बस हो गया, और इतने ही क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा। टोटल मैंने आपको 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताए। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन को पढ़ने से 10 नंबर तो आपको मिल ही नहीं जाएगा। हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। हमारे जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। असंभव शब्द अपने जीवन से हटा दीजिए अगर आप लोग चाहें। ठीक है, अगर आप लोग किसी चीज को शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात आपको वो दिलाने में लग जाएगी। ठीक है, आप उसको पाकर ही रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 12th हिंदी में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन आएंगे, और मैंने आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो मैं 12th इंग्लिश का भी लेकर आऊं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं। तो आज का इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। तब तक के लिए जय हिंद।